नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भानु शर्मा और आप देख रहे हैं कॉम्प्रहेंसिव कोर्स ऑन इंडियन सोसाइटी एंड सोशल जस्टिस, लेक्चर नंबर 2। आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे रोल ऑफ विमेंस ऑर्गेनाइजेशंस की। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर, हियर इज अ स्मॉल अनाउंसमेंट फॉर ऑल ऑफ यू। Do you have a long-term vision to achieve success? Unacademy brings you new batches starting from 16 June 2021 to edge your exam preparations and help you with your journey. Use the referral code ARPITA10 ARPITA10 and get 10% extra off. Subscribe now, click on the link below to subscribe. And also from 16th of June, 1 year batches for UPSC CSE is starting. लक्ष्य यूपीएससी सीएसई 2022 जीएस की पूर्ण तैयारी, एक्सपेडिशन यूपीएससी सीएसई 2022 GS batch course in English as well as in bilingual languages. 2-year batches are also starting, plus the NCERT batches are also starting from 16th of June. Strengthen your basics of NCERT, bilingual batch, English batch as well as NCERT का संपूर्ण पाठ्यक्रम NCERT batch. We have Phoenix revision batch as well to boost the revision of UPSC 2021 aspirants. We have designed it in such a manner that in these 4 months we will revise both pre and mains based syllabus in a test oriented manner. Top Unacademy educators will cover the important concepts for UPSC CSE prelims, and these courses would be helpful for aspirants preparing for UPSC CSE exams. UPSC CSE aspirants at any stage of their preparation will be benefited from these courses. The courses will be covered in bilingual, Hindi as well as in English language, so do not miss this opportunity. Enroll now. The link is in the description below the video. Unacademy, let's crack it. Now today we'll be talking about role of women's organization in a society, plus in order to understand it from a deeper perspective, हम बात करेंगे विमेन का रोल, उनकी कंडीशन, प्लस वेरियस डिफरेंट विमेन ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, इंडियन सोसाइटी की अगर हम बात करें, इट इज़ लार्जली मेजॉरिटी बेस्ड, इट इज़ अ मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, जिसमें जो विमेन का जो स्टेटस है, जो पोजीशन है सोसाइटी में, नॉट जस्ट ओनली मेन, इवन विमेन हैव इंटरनलाइज देयर पोजीशन इन अ सोसाइटी, जो कि एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंस्टेंस पर इसको डाल देता है। These generalization apply to some degree to practically every known society in the world. इसलिए आप देखेंगे कि जो पेट्रियार्कल सोसाइटी है उसकी वजह से विमेन को बहुत सफ़र करना पड़ा है। बट विमेन प्ले वेरियस रोल्स इन देयर लाइफ टाइम, रेंजिंग फ्रॉम अ मदर टू दैट ऑफ अ ब्रेड विनर, बट आर ऑलमोस्ट सबऑर्डिनेटेड टू मेल अथॉरिटी। इसलिए आप देखेंगे कि इवन 50-60 ईयर्स बैक विमेन के वोटिंग राइट्स पर चर्चा होती है। स्टिल अगर अब आज की अरब कंट्रीज़ में हम बात करें, विमेन को एज अ सेकंड सिटीजन भी ट्रीट करा जाता है। काफ़ी ऐसे अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, स्पेशली इन द मिडल ईस्ट। पैराडॉक्सिकली इन आवर इंडियन सोसाइटी वेयर विमेन गॉडेसेस आर वर्शिप्ड, विमेन आर डिनाइड एन इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी एंड स्टेटस। बट अगर हम बात करते हैं विद द राइज ऑफ विमेन सेलिब्रेशन मूवमेंट, जो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट विमेन वो वाइडली डिबेट होती है, और इसमें 2 स्कूल ऑफ थॉट है। अगर आपको कभी भी मेंस में ऐसा क्वेश्चन है जहाँ पर विमेन लिबरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन अगर फ्रेम होकर आता है, या विमेन का जो आपका एम्पावरमेंट है उसके ऊपर अगर सवाल उठाए जाएं, उसमें 2 स्कूल ऑफ थॉट आता है। पहला स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है दैट द डिफरेंस, और यू कैन से द इनइक्वालिटी बिटवीन द 2 सेक्सेस, मेल एंड फीमेल, इज बेस्ड अपॉन द बायोलॉजिकल और जेनेटिकली बेस्ड डिफरेंसेस बिटवीन मेन एंड विमेन। बट जो सेकंड स्कूल ऑफ थॉट है वो ये कहता है कि ये केवल बायोलॉजिकल या जेनेटिक बेस्ड डिफरेंसेस नहीं हैं, बल्कि जेंडर रोल हैं जो कि कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्लस सोसाइटी के पीयर प्रेशर की वजह से औरतों के ऊपर बनाया जाता है, जिसकी वजह से औरतों को सेकंड क्लास सिटीजन की तरह ट्रीट करा जाता है। इवन दो जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का वो उन्हें ऐसा नहीं ट्रीट करने को बोलता, इवन दो जो गवर्नमेंट है वो पॉलिसी निकालती है, बट स्टिल उनका सोशल स्टेटस इसलिए ऊपर नहीं जा पाता है। तो ये 2 स्कूल ऑफ थॉट है। इसमें से जो सबसे राइटली स्कूल ऑफ थॉट है वो आपका स्कूल ऑफ थॉट होता है बिटवीन दी सेक्स वर्सेस जेंडर डिबेट, जिसमें कि सेक्स को हम एज अ इवोल्यूशनरी बायोलॉजिकली या जेनेटिकली बेस्ड डिफरेंस मानते हैं, जो कि बायोलॉजिकल लेवल पर है। बट जो जेंडर का जो पर्सपेक्टिव है, जो जेंडर आइडेंटिटी हम लगाते हैं, जो स्टीरियोटिपिकल आइडेंटिटी हम लगाते हैं कि अगर एक विमेन है तो वो वीक होंगी, या अगर कोई मेल है तो वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली या फिर बहुत ज़्यादा पावरफुल होंगे फ्रॉम द फिजिकल स्टैंड पॉइंट ऑफ व्यू, ऐसा
सोसाइटल प्रेशर की वजह से, एक कल्चर जो चलता हुआ आ रहा है उसकी वजह से इसकी प्रेजेंस देखने को मिलती है। तो आपको 2 स्कूल ऑफ थॉट याद रखने हैं विद एज फार एज द राइज ऑफ वुमेन लिबरेशन मूवमेंट इज कंसर्न, कि जो डिस्क्रिमिनेशन होती है वुमेन के अगेंस्ट, उसमें 2 स्कूल ऑफ थॉट हैं। पहला जो कि इसको एक बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से डिफरेंस को मानता है, और दूसरा जो कि मानता है कि ये एक कल्चरल ड्रिवन और एक सोसाइटी के पीयर प्रेशर की वजह से हुआ है। Now there are many important social reform movements that you should remember from the perspective, क्योंकि आपका अगर जो यूपीएससी का जो एग्जाम है या फिर आपके स्टेट पीसीएस में डेफिनेटली दे आर गोइंग टू आस्क इन द मेंस एग्जाम, आपको ज़रूर हर साल क्वेश्चन देखने को मिलेगा विमेन एम्पावरमेंट के ऊपर या विमेन रिलेटेड रोल या उससे रिलेटेड क्वेश्चंस। इसलिए आपको सोशल रिफॉर्म मूवमेंट जहाँ पर विमेन ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्मेशन देखने को मिलती है एक प्राइमल सेंस में, या फिर जहाँ पर विमेन एम्पावरमेंट की बात करी जाती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होने चाहिए। द फर्स्ट वन कम्स द ब्रह्मो समाज विच वॉज फाउंडेड बाय राजा राममोहन रॉय इन 1825 एंड इट अटेम्प्टेड टू एबॉलिश रिस्ट्रिक्शंस एंड प्रेजुडिसेस अगेंस्ट वुमेन। इसमें आपका चाइल्ड मैरिज, पॉलीगमी प्लस जो लिमिटेड राइट्स थे टू इनहेरिट प्रॉपर्टी वॉज ऑल्सो देयर, इन सभी को बदला गया और सोशल रिफॉर्म ऐसा लाया गया ब्रह्मो समाज के द्वारा जिससे कि काफ़ी आगे चलते हुए भी स्थिति जो थी, जो सिचुएशन थी, वो सुधरी। एजुकेशन वॉज सीन एज द मेजर फैक्टर, सो दैट बेसिकली एम्पावर्स कि अगर हम विमेन को एजुकेशन देंगे तो वो किसी पर डिपेंडेंट नहीं रह पाएंगी, वो पूरे जो सोसाइटी है, जो उसका पूरा स्ट्रक्चर है, जो उसकी हिरार्की है, जो वर्किंग है, उसको और अच्छे से समझ पाएंगी। इसके लिए आपको एक्ट्स के जो हैं कुछ पता होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल द सिविल मैरिज एक्ट ऑफ 1872 विच वॉज पास्ड विच परमिटेड इंटरकास्ट मैरिज। It also legalized divorce and fixed 14 and 18 as the minimum age of marriage for girls and boys respectively। ये अगर आप यहाँ पर जो एज का क्राइटेरिया उसे देखेंगे तो ये सिविल मैरिज एक्ट 1872 का क्राइटेरिया है। इवन अगर आप देखेंगे कि इसमें जो गर्ल्स की एज है वो 14, जो कि बहुत कम है आज के अगर हम स्टैंड पॉइंट से बात करें, बट स्टिल उस समय में भी बहुत बड़ा स्टेप था। 1872 के अंदर ऐसा मैरिज एक्ट आना बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप था। राजा राममोहन रॉय प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन गेटिंग द सती सिस्टम अबॉलिश्ड विच ऑल्सो हेल्प्ड इन द सोशल रिफॉर्मेशन एज फार एज वुमेन एम्पावरमेंट इज कंसर्न। देन आपका सोशल रिफॉर्म मूवमेंट नेक्स्ट जो आता है वो आता है प्रार्थना समाज। इट वॉज फाउंडेड बाय M.G. रानडे and R.G. Bhandarkar in 1867. Its objective were more or less similar to that of ब्रह्मो समाज, बट ये केवल और केवल जो वेस्टर्न पार्ट है इंडिया का, जो वेस्टर्न बेल्ट आप देखते हैं, ये यानी कि आपका जो राजस्थान वाला जो पार्ट है, वेस्टर्न जो पार्ट है आपका, वहीं तक ये सीमित था। जस्टिस रानडे क्रिटिसाइज चाइल्ड मैरिज, पॉलीगमी एंड रिस्ट्रिक्शन ऑन रीमैरिज ऑफ विडोज एंड नॉन एक्सेस टू एजुकेशन। सो यू ऑल्सो नीड टू रिमेंबर दिस। नाउ द थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोशल रिफॉर्म मूवमेंट इज the Arya Samaj. It was founded by Dayanand Saraswati in 1875 and unlike the above two, it was a religious revivalist movement. अगर आप ब्रह्मो समाज और प्रार्थना समाज की बात करेंगे उसमें कोई रिलीजन का इतना बेसिक लेवल पर मेजॉरिटेरियनिज्म में यूज़ नहीं था, बट आर्य समाज में हमें एक रिलीजन का पर्सपेक्टिव देखने को मिलता है। रिलीजियस रिवाइवलिस्ट मूवमेंट है वो, एंड इट एडवोकेटेड रिफॉर्म इन द कास्ट सिस्टम, कंपल्सरी एजुकेशन फॉर मेन एंड वुमेन, प्लस प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज बाय लॉ। Remarriage of child widows was also there, and it was opposed to divorce and widow remarriage in general. So all these three, especially these three, ब्रह्मो समाज, प्रार्थना समाज एंड आर्य समाज के जो सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स हैं आपको ये पता होने चाहिए। यू कैन डायरेक्टली राइट इट डाउन इन योर मीन्स आंसर राइटिंग प्रैक्टिस सेशंस, वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। नाउ some other social reform movements that were also important. The social reformers mentioned in the previous slide, they eulogized the position of women in ancient India. However, radicals like Ishwar Chandra Vidyasagar and Jyotiba Phule and L. Gopal Hari Deshmukh accused the caste system responsible for the subjugation of women in society. यानी कि आपको देखने को मिलेगा कि रिलीजियस रेडिकलाइजेशन जो था उसने भी विमेन एम्पावरमेंट पर कहीं ना कहीं एक बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट भी डाला और उसे स्लो करने का भी काम करा। नो देयर वर, ऐसा नहीं था कि केवल हिंदूइज्म वाले जितनी भी कम्युनिटी थी या जो फॉलोअर्स थे हिंदुइज्म में वहीं तक ही मूवमेंट्स जो थे लिमिटेड थे। देयर वर ऑल्सो सिमिलर मूवमेंट्स बिगेन इन इस्लामिक कम्युनिटी एज वेल। इसके एग्जाम्पल जो हैं द बेगम ऑफ भोपाल, सैयद अहमद खान एंड शेख अब्दुल्ला इन अलीगढ़ एंड करमात हुसैन इन लखनऊ स्पेयर हेडेड अ मूवमेंट टू इम्प्रूव वुमेन्स एजुकेशन। इसमें स्पेशली बात करी जाती थी वुमेन को बेसिक लेवल की जो लिटरेसी और जो एजुकेशन है, जिसे हम कहते हैं लिखना पढ़ना आना चाहिए। इस तरीके के मूवमेंट हमें इस्लामिक कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। प्लस
द मूवमेंट वीकनेस वॉज दैट जेंडर इक्वलिटी वॉज नेवर एन एजेंडा फॉर एनी ऑफ द मूवमेंट। ऐसा कभी माना ही नहीं गया कि जो पुरुष हैं और जो महिला हैं वो बराबर हों। जेंडर इक्वलिटी वॉज नेवर द एजेंडा, द एजेंडा वॉज टू इम्प्रूव द वुमेन्स कंडीशन। और अगर आप इन दोनों को गहराई से समझेंगे तो ये काफ़ी डिफरेंस है। विमेन की कंडीशन को सुधारना फ्रॉम 0 to 50, अगर हम उसको यूनिट माने, या 50 to 60 या 70 इज समथिंग डिफरेंट। और वुमेन को मेन के लेवल पर लाना, या जो जेंडर इक्वलिटी की हम बात करते हैं, इट इज समथिंग डिफरेंट। That I have very limited perspective of changing the position of women within the family through education, as education would improve women efficiency as housewives and mothers। यानी कि इसमें भी फैमिली का ही फ़ायदा होना था। इसलिए आप देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा तो डिबेट होती हैं। अगर हम बात करते हैं इवन इन फेमिनिज्म में भी, जहाँ पर हम फेमिनिज्म को भी डिवाइड कर देते हैं सोशलिस्ट फेमिनिस्ट में, रेडिकल फेमिनिज्म में, वहाँ पर भी आपको देखने को मिलेंगे काफ़ी स्कूल ऑफ थॉट जिनमें कि बोला जाता है कि वुमेन एम्पावरमेंट इज समथिंग डिफरेंट एंड जेंडर इक्वलिटी इज ऑल्सो समथिंग डिफरेंट। जेंडर इक्वलिटी इज मोर सुपीरियर इन फॉर्म एज कम्पेयर टू आपका विमेन एम्पावरमेंट। क्योंकि अगर विमेन एम्पावरमेंट आपने सोचा तो उसका कोई फिक्स पैरामीटर नहीं कि यही पैरामीटर है, बिकॉज इट इज़ चेंजिंग। हर सोसाइटी में डिफरेंट लेवल पर विमेन एम्पावरमेंट बदलता रहता है। हो सकता है रूरल एरिया में किसी विमेन का ऑफिस जाना एक बहुत बड़ी बात हो, बट एक अर्बन एरिया में ऑफिस जाकर अपनी सैलरी को अपने ऊपर यूज़ करने के लिए, अपने एक्सपेंडिचर्स को निकालना एक पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। सो विमेन एम्पावरमेंट इज अ वेरी डायनेमिक कंसेप्ट, बट जेंडर इक्वालिटी इज समथिंग जो कि हम सोसाइटी में पर्टिकुलर फॉर्म में स्ट्रक्चराइज्ड मैनर में पैरामीटर के साथ यूज कर सकते हैं। सो देयर इज ऑल्सो अ डिबेट बिटवीन जेंडर इक्वालिटी एंड विमेन एम्पावरमेंट। Now there are many important legislative acts. I have compiled these acts which are very important. The first one is the Sati Prevention Act of 1987. The practice of sati which was first abolished, जो कि 1829 में abolish हो गया था, it was revised and made illegal in 1887। यानी कि almost around it took around 50 years abolish जब हो गया, उसके बाद उसको फिर से रिवाइज करने की। इट प्रोवाइडेड फॉर अ मोर इफेक्टिव प्रिवेंशन ऑफ द कमीशन ऑफ सती एंड इट्स ग्लोरिफिकेशन एंड फॉर मैटर्स कनेक्टेड देयरविद। द सेकेंड वन इज अमेंडमेंट टू क्रिमिनल एक्ट ऑफ 1983। देखिए क्रिमिनल एक्ट ऑफ 1983 की अगर हम बात करें, इसमें जितने भी घरेलू हिंसा है, यानी कि जो आपका डोमेस्टिक वायलेंस है, उसको ऑफेंस माना जाता है। इसमें रेप जो है इट इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड अ पनिशेबल ऑफेंस। सो आपको जो लीगल लेजिस्लेटिव जो एक्ट्स हैं, जो लीगल एड है, कई बार आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कि हम रोल ऑफ विमेन जो है सोसाइटी में उसको कैसे अच्छा कर सकते हैं। तो वहाँ पर अगर आप चाहें तो आप फ्लो चार्ट भी बना सकते हैं। इट इज़ नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ द सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स बट ऑल्सो बिकॉज ऑफ द लेजिस्लेटिव एक्ट्स। वहाँ पर आप डिफरेंट ये लेजिस्लेटिव एक्ट्स को मेंशन कर सकते हैं। द थर्ड वन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इज द स्पेशल मैरिज एक्ट ऑफ 1954। इट हैज़ बीन अमेंडेड टू फिक्स द मिनिमम एज ऑफ मैरिज एट 21 ईयर्स फॉर मेल्स एंड 18 ईयर फॉर फीमेल। अगर आप इसको कॉन्ट्रास्ट करते हैं प्रीवियस स्लाइड से, दैट वाज इन द सिविल मैरिज एक्ट ऑफ 1872, जहाँ पर विमेन की जो एज थी, जो गर्ल की जो एज थी शादी के लिए, वो 14 ईयर्स थी मिनिमम एंड बॉयज़ के लिए 18 थी। बट जब हम बात करते हैं स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 की, तो आप देख सकते हैं जो एज है वो 18 ईयर्स फॉर फीमेल्स एंड 21 ईयर फॉर मेल हो चुकी है ना। हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 भी इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और इस तरीके के जो प्रॉपर्टी बेस्ड डिस्प्यूट्स होते हैं ये आपको नॉर्थन बेल्ट में बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे, स्पेशली जहाँ पर अगेरियन इकोनॉमी सबसे बेसिक लेवल की इकोनॉमी है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट जहाँ पर रोल निभाती है अगेरियन इकोनॉमी। फॉर एग्जांपल यूपी, बिहार, उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, दिल्ली के जो कुछ पार्ट्स हैं जो कि बॉर्डर लाइन पे लगते हैं, इवन पंजाब के भी सम पार्ट्स। सो हिंदू सक्सेशन एक्ट आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा बार यूज़ होता है हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। या आपको काफ़ी बार आपके जो मैगजीन्स या एडिटोरियल्स हैं वहाँ पर भी देखने को मिलेगा कोट एंड कोट में। इक्वल शेयर टू डॉटर फ्रॉम प्रॉपर्टी ऑफ फादर वाइल अ विडो हैज़ द राइट टू इनहेरिट हस्बैंड्स प्रॉपर्टी। एन अमेंडमेंट इन दिस एक्ट इन 2005 इनेबल्ड डॉटर्स टू हैव इक्वल शेयर इन एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज़। इससे पहले 2005 से पहले इक्वल शेयर नहीं मिलता था कई बार, और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट होते थे प्रॉपर्टी को लेके। सो हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 आपको याद रखना है। प्लस इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट, जिसको कि ITPA 1986 भी बोला जाता है। इट मीन्स सप्रेशन ऑफ इमोरल ट्रैफिकिंग इन विमेन एंड गर्ल्स एक्ट 1956। इट वॉज अमेंडेड इन 1986 एंड रीनेम्ड एज इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट। जो प्रीवियस एक्ट था इट वॉज इनेक्टेड टू प्रोहिबिट और अबॉलिश ट्रैफिक इन वुमेन एंड गर्ल्स फॉर पर्पस ऑफ प्रोस्टिट्यूशन। देखिए प्रोस्टिट्यूशन के ऊपर हम पिछले लेक्चर्स में भी बात कर चुके हैं, क्योंकि अगर हम पॉलिटी में बात करें तो प्रोस्टिट्यूशन में आपका राइट टू वर्क बहुत ज़्यादा एक सेंसिटिव मैटर आ जाता है।
बट फोर्स प्रोस्टिट्यूशन अलाउड नहीं है। और प्रोस्टिट्यूशन के ऐसे सिनेरियो क्रिएट करना जहाँ पर फोर्स प्रोस्टिट्यूशन हो, ये भी इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1986 के द्वारा मना ही है। इट वॉज अमेंडेड टू कवर बोथ दी सेक्सेस एंड प्रोवाइडेड एनहेंस्ड पेनल्टीज फॉर ऑफेंसेज इन्वॉल्विंग माइनर्स। आपको कई बार देखने को मिलेगा, इवन अगर आप क्रिमिनल जो सीरीज़ हैं या फिर आप जो न्यूज़ भी देखेंगे उसमें कई बार ऐसे केस सामने आते हैं जहाँ पर माइनर्स को सेक्स ट्रैफिकिंग के लिए यूज़ करा जाता है। इमोरल ट्रैफिकिंग होती है विमेन की, गर्ल्स की, छोटे लड़कियों की। तो ये बहुत ही एक इनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है, बट यू नीड टू रिमेंबर द लेजिस्लेटिव एक्ट्स बिहाइंड दिस। इट इज़ द इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट ऑफ 1986। हाउएवर द सिस्टम हैज़ फेल्ड टू करेक्ट द माफिया वर्किंग बोथ एट इंटरस्टेट एंड इंटरनेशनल लेवल्स, बिकॉज जो ट्रैफिकिंग है उसका पूरा एक नेटवर्क, एक पूरा इतना रिजिड और कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है जिसको कि एक साथ हटाना बहुत मुश्किल है। बिकॉज राइट टू वर्क में आप प्रोस्टिट्यूशन को बहुत सेंसिटिव टॉपिक में चला जाता है, जहाँ पर प्रोस्टिट्यूशन को कम्प्लीटली बैन नहीं किया जा सकता है बिकॉज राइट टू वर्क है। बट वहाँ पर एक थिन लाइन होती है फोर्स्ड प्रोस्टिट्यूशन में और आपका ट्रैफिकिंग में, जो कि बहुत गलत है। सो यू नीड टू रिमेंबर दिस एक्ट। Now the next act is the Dowry Prohibition Act of 1961. Now court is empowered to act in his own knowledge or on a complaint by any recognized welfare organization on dowry murder. Indian Evidence Act is also amended to shift the burden of proof to husband and his family. अगर जो ब्राइड हैं वो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स में अगर वो 7 साल जो है मैरिज की उससे कम में मर जाती हैं तो, यानी कि इफ़ उनकी डेथ रिपोर्ट होती है तो। Then comes the Maternity Benefit Act of 1961, an act to regulate the employment of women for certain period before and after childbirth and to provide for maternity benefits like paid leaves for 6 months. ये आपको अगर आप कभी भी किसी भी कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे तो वहाँ पर आपको ये बहुत देखने को मिलेगा, बहुत ही ज़्यादा यूजफुल एक्ट है फॉर दी women. The Maternity Benefit Act 1961, so you need to remember. Plus Medical Termination of Pregnancy Act 1971 is also there, which legalize abortion in case if fetus is suffering from a physical or mental abnormality, in case of rape and unwanted pregnancy within 12 weeks of gestation period and after 12th week, before 20th week, if the pregnancy is harmful for the mother or the child born would be severely deformed, ऐसे केस में अबॉर्शन को लीगलाइज करा जाता है। ये आपको याद रखना है बिकॉज दिस इज़ अ वेरी ट्रेंडिंग टॉपिक। बिकॉज अगर हम अमेरिका की बात करते हैं वहाँ पर अबॉर्शन से रिलेटेड लीगलाइज अबॉर्शन से रिलेटेड बार बार न्यूज़ आती रहती है। सो इंटरनेशनल फोरम पर जो टॉपिक्स बहुत ज़्यादा ट्रेंड होते हैं वही टॉपिक्स आप देखेंगे कि यूपीएससी में भी कभी आते हैं। स्पेशली अगर हम सोसाइटी की बात करें सो यू शुड रिमेंबर द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971। ऐसा नहीं है कि अबॉर्शन हमेशा इलीगल है, इट इज़ लीगलाइज्ड इन सर्टेन केसेस अंडर मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971. दिस ऑल्सो गिव्स पावर टू द women. Then the next legal legislative act is Indecent Representation of Women Prohibition Act 1986. Now under this act, it prohibits indecent representation of women through advertisement or in publications, writings, paintings and figures or in other manner and for matters connected therewith. And certainly Indecent Representation of Women Prohibition Act 1986 बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक लेजिस्लेटिव एक्ट के रूप में निकल के आता है बिकॉज आप देखेंगे कि इतना स्ट्रॉन्ग लेवल पर विमेन की रिप्रेजेंटेशन को प्रॉपर तरीके से कंट्रोल में रखना और सही तरीके से रखना अंडर द जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, अंडर द जुडिशियल रिव्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 की हम बात करते हैं, इट सीक्स टू डिटरमाइन डोमेस्टिक वायलेंस इन ऑल फॉर्म्स अगेंस्ट वुमेन एंड मेक इट अ पनिशेबल ऑफेंस। आपको डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 याद होना चाहिए, ये भी आप कोट कर सकते हैं वेन एवर डोमेस्टिक वायलेंस, या एथिक्स के पेपर में भी आपको कई बार क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, केस स्टडी में भी आ सकता है। देन Criminal Law Amendment Act 2013. This was in the backdrop of the very unfortunate incident that happened December 16 gang rape जो कि 2012 में हुआ था. This act was passed amending the CRPC, the Criminal Procedure Code. The new law has provision for increased sentence for rape convicts, including life term या फिर death sentence भी. Beside providing for stringent punishment for offenses जैसे आपका एसिड अटैक हो गया, किसी विमेन को स्टॉक करना और उन्हें तंग करना. Plus, through the revised bill, the government has amended various sections of the IPC, the CRPC, and the Indian Evidence Act and the Protection of Children from Sexual Offences Act. So, Criminal Law Amendment Act 2013 is the most recent one जिसको आप देख सकते हैं as far as the women's condition is concerned.
Now there are certain constitutional provisions for women in Indian Constitution as well. So I've compiled all these most important constitutional provisions, which will come handy while you're writing your answers for the GS paper 1 society section, as far as your women empowerment is concerned. The first one is Article 14. It says that men and women have equal rights and opportunities in political, economic and social spheres. अगर आप आर्टिकल 14 पर देखते हैं तो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक तरीके से द गवर्नमेंट हैज़ प्रोवाइडेड अ लॉट इन टर्म्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ एंड इक्वल राइट्स, बट सोशल स्फेयर एक ऐसा स्फेयर है जिसे टाइम लगता है. इसलिए आप देखेंगे कि टायर 1 टायर 2 सिटीज़ में विमेन की जो एम्पावरमेंट का जो पेस है वो एक अलग लेवल पर है. रूरल एरियाज़ में वो जो स्पीड है वो इतनी ज़्यादा नहीं है, बट स्टिल इट इज़ प्रोग्रेसिंग. Now, Article 15(1) it says that prohibits discrimination against any citizens on the ground of religion, race, caste, sex, etc. Then also Article 15(3) says special provision enabling the state to make affirmative discriminations in favor of women. Then Article 16 says इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन मैटर ऑफ पब्लिक अपॉइंटमेंट्स फॉर ऑल सिटीजन्स. यहाँ पर आपको बात देखने को मिलती है विमेन रिजर्वेशंस की और विमेन एम्पावरमेंट की. एज आई टोल्ड यू अर्लियर इन द लीगलाइज्ड एक्ट्स, इन द लेजिस्लेटिव एक्ट्स, इन द बिफोर दिस स्लाइड, आर्टिकल 23 ऑल्सो सेज दैट बैन्स ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन एंड फोर्स्ड लेबर. और ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग की जो बात करी जाती है, यू कैन ऑल्सो रिलेटेड टू द इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट ITPA 1986. Then we have Article 39A. The state shall direct its policy towards securing all citizens, men and women, equally the right to means of livelihood. It is very important because there are certain times where women face this situation known as the glass ceiling effect. यानी कि उन्हें एक पर्टिकुलर पोजीशन के बाद, चाहे वो कॉर्पोरेट लैडर हो, चाहे वो किसी कंपनी में अगर वो काम करती हैं या फिर वो किसी ऑर्गेनाइजेशन में मेंबर हैं, उसके बाद उन्हें आगे प्रमोट नहीं किया जाता है, बिकॉज आज भी ऐसा समझा जाता है कि विमेन आर नॉट एबल टू टेक बिगर डिसीजंस इन एन ऑर्गेनाइजेशन. इसको कहते हैं ग्लास सीलिंग इफेक्ट. आर्टिकल 39A में ग्लास सीलिंग इफेक्ट को हटाने की बात करी जाती है. आर्टिकल 39D में ये कहा जाता है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मेन एंड वेमेन, विच ऑल्सो सेज द अबॉलिशिंग ऑफ द ग्लास सीलिंग इफेक्ट. आर्टिकल 42 सेज दैट द स्टेट टू मेक प्रोविजन फॉर इंश्योरिंग जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशंस ऑफ वर्क एंड मेटर्निटी रिलीफ. इसको भी आप आर्टिकल 42 को भी मेटर्निटी बेनिफिट एक्ट 1961 से कोरिलेट कर सकते हैं. नाउ आर्टिकल 51A says to renounce the practices derogatory to the dignity of women. You can simply relate it with the Indecent Representation of Women Prohibition Act of 1986. देखिए हर एक आर्टिकल के ऊपर जिसमें भी विमेन के बारे में बात करी गई है उससे रिलेटेड कोई ना कोई लेजिस्लेटिव एक्ट आपको ज़रूर देखने को मिलेगा. दैट मीन्स कि केवल हम एक आर्टिकल के बेसिस पे नहीं बल्कि रियलिटी में एक्ट के बेसिस पर भी काम कर रहे हैं. Now Article 300A says right of property to women, which you can connect with the previous legislative acts as I told you earlier, जहाँ पर 2005 तक women को ancestral property के अंदर equal share नहीं दिया जाता था, जिस पे dispute होता था. हिंदू सक्सेशन एक्ट ऑफ 1956. Also the 73rd and 74th Amendment Act 1999 said the reservation of 1/3 of seats in local bodies of panchayats and municipalities for women, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा women representation बढ़े. देखिए despite such kind of efforts, women representation स्पेशली अगर हम जुडिशरी की बात करें बहुत ही कम है. इवन अगर हम बात करते हैं लेजिस्लेटिव बॉडीज़ की, अगर हम बात करते हैं वो मैकेनिज्म जो जहाँ पर फॉलो होता है फॉर यू कैन से द एग्जीक्यूटिव मैकेनिज्म वेयर इट इज़ फॉलोइंग, या फिर लेजिस्लेचर की अगर हम बात करते हैं वहाँ पर women का जो रिप्रेजेंटेशन है वो बहुत ही कम है डिस्पाइट ऑल दीज एफर्ट्स. नाउ द क्वेश्चन कम्स एट व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग वुमेन्स वर्क पार्टिसिपेशन. इसका सबसे पहला फैक्टर है एब्सेंस ऑफ कॉम्प्रहेंसिव एंड रेशनल पॉलिसी फॉर वुमेन. बिकॉज ऑफ दिस एब्सेंस फॉर वुमेन्स इमेंसिपेशन थ्रू एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड एक्सेस टू रिसोर्सेज सच एज लैंड, क्रेडिट एंड टेक्नोलॉजी एट्सेट्रा. नाउ द सेकेंड फैक्टर इज द परसेप्शन की जो मेल है, जो आदमी है, ही इज़ द ब्रेड विनर ऑफ द फैमिली. इसलिए आप देखेंगे कि जो भी बहुत लो इनकम हाउस होल्ड होते हैं वहाँ पर भी वुमेन को कमाने नहीं दिया जाता है.
और अगर कमाने भी दिया जाता है तो वो अपनी जो सैलरी है, जो वो अपने एक्सपेंडिचर्स नहीं कर सकते हैं एज पर देयर ओन विल, वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा सोशल पीयर प्रेशर रहता है. Now, employers also visualize women workers as supplementary workers and not as main workers, and also cash in on this perception to achieve their capitalistic motives by keeping the wage low for women, and this is known as glass ceiling effect. Plus, the structural changes in the economy, example, decline in traditional rural industry and industrialization, are also one of the factors affecting women's work participation. प्लस लैक ऑफ एसेट्स, जैसे आपका घर हो गया, ज़मीन हो गई, इन देयर ओन नेम इन ऑर्डर टू हैव एक्सेस टू क्रेडिट एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इज ऑल्सो सच फैक्टर. डिविजन ऑफ लेबर बेस्ड ऑन द जेंडर बिटवीन मेन एंड वुमेन एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट वर्क अगेंस्ट द वुमेन, जिसकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं. दे आर द लास्ट टू बी हायर्ड एंड द फर्स्ट टू बी सैक्ड. इसलिए जब भी आप देखेंगे कि जब भी हायरिंग या फायरिंग का कंसेप्ट होता है, स्पेशली कोविड-19 में, वुमेन आर द फर्स्ट, they are last to be hired and first to be fired. Huge demand of time and energy of women for various tasks, जैसे उन्हें घर भी संभालना है, उन्हें काम भी करना है. इस सब में होता यह है कि उनकी जो फिजिकल हेल्थ है वो भी कॉम्प्रोमाइज़ होने लग जाती है विद देयर मेंटल हेल्थ. हाउएवर, अगर हम मेल की बात करते हैं, द परसेप्शन ऑफ मेल इज ओनली एज द ब्रेड विनर ऑफ द फैमिली. Now, the government programs to increase employment and productivity are focused more on men and women आर as seen as beneficiary rather than the active participant. इसमें होता यह कि विमेन की जो एम्पावरमेंट है उसे जेंडर इक्वालिटी के साथ लिंक नहीं करा जाता. और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जेंडर इक्वालिटी इज़ अ डिफरेंट कंसेप्ट एंड विमेन एम्पावरमेंट इज़ अ डिफरेंट कंसेप्ट. हो सकता है विमेन की एम्पावरमेंट इस स्लो पेस पर हो रही हो, लेकिन बहुत स्लो पेस पर हो, जिससे जेंडर इक्वालिटी बनी ना पा रही हो. नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट द वेरियस Indian women organization. See, due to women's movement and several legislation were passed like Equal Remuneration Act, Minimum Wage Act, Maternity Benefit Act, etc. जैसे मैंने आपको पहले बताया in the previous slides, to ensure equal status of women in the society. However, illiteracy among the major women workforce, that is almost around 87% of women are employed in unorganized sector, fear of losing employment and lack of awareness of the laws enacted to protect them makes it difficult for the women to benefit from them. इसकी वजह से एक टॉप टू बॉटम अप्रोच बनाई तो गई, लेकिन उसकी वजह से विमेन को फ़ायदा नहीं पहुंचा. नहीं, यू नीड टू रिमेंबर, सी देयर सर्टेन काइंड्स ऑफ women organization which I'll be telling you. So there is this list of women organization. You can take a screenshot of this. आपको ऐसा नहीं है कि आपको सारे women organization याद होने चाहिए, बट यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ these are the most important international organizations for women empowerment. So in case if you are finding, आप इसको पढ़ते हैं कहीं भी एडिटोरियल में, न्यूज़पेपर में, तो आप इसको पॉइंट करके रख सकते हैं. यू कैन राइट डाउन, आप इसे नोट कर सकते हैं, बिकॉज दिस लिस्ट कंटेन्स द इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो कि वुमेन एम्पावरमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं. आपको सारे ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पर स्टार्ट हुई, कैसे स्टार्ट हुई, वो सब याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इट विल बी बहुत ज़्यादा हो जाएगा. बट अगर आपको न्यूज़ में कहीं ना कहीं एग्ज़ाम से पहले एडिटोरियल में या हिंदू में या इंडियन एक्सप्रेस में अगर आपको कहीं भी इस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिले, सो प्लीज़ मेक अ नोट ऑफ दैट. यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट. मैं अभी रुक जाता हूँ इसके लिए, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. ऑल राइट. सो सी, इंडियन वुमेन ऑर्गेनाइजेशन में जब हम बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन, जिसको कि सेवा के नाम से बोला जाता है. सेवा एक ट्रेड यूनियन है. इट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पुअर सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन वर्कर्स इन दी अनऑर्गेनाइज सेक्टर. ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए है, ये ऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए नहीं है. दे आर दी अनप्रोटेक्टेड लेबर फोर्स. देखिए, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में मेल्स का ही इतने ज़्यादा जो कंडीशन है वो अच्छा नहीं है, तो आप सोच सकते हैं कि वुमेन के लिए वो कंडीशन और भी वर्स्ट हो जाता है. दे आर दी अनप्रोटेक्टेड लेबर फोर्स एज दे डू नॉट ऑब्टेन बेनिफिट्स लाइक दी वर्कर्स ऑफ दी ऑर्गेनाइज सेक्टर्स. सेवा का मेन जो गोल्स हैं, इट इज़ टू ऑर्गेनाइज वुमेन वर्कर्स फॉर फुल एम्प्लॉयमेंट. ऐसा ना हो कि उन्हें कभी एम्प्लॉयमेंट दी जाए, कभी ना दी जाए, बट टू प्रोवाइड देम फुल एम्प्लॉयमेंट. देन वी हैव द वर्किंग वुमेन्स फोरम, जिसको कि WWF आप समझ सकते हैं. द फोरम इज कमिटेड टू पॉवर्टी रिडक्शन एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल स्टेटस ऑफ पुअर वर्किंग वुमेन.
इसमें आपका माइक्रो क्रेडिट जैसी फैसिलिटीज़, सोशल मोबिलाइजेशन जैसी फैसिलिटीज़ और ट्रेनिंग जैसी फैसिलिटीज़ गरीब औरतों को दी जाती है, जिससे कि वो अपने इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल स्टेटस को और अच्छा कर पाएँ। नाउ आफ्टर दैट वी हैव अन्नपूर्णा महिला मंडल, जिसको कि AMM भी शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। इट वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ वुमेन एंड गर्ल चाइल्ड। दिस ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट्स वेरियस एक्टिविटीज़। अभी जो एक्टिविटीज़ हैं इसके अंदर वुमेन को एजुकेट करना टाइम टू टाइम, उन्हें न्यूट्रिशन के बारे में ट्रेनिंग देना, मदर और चाइल्ड केयर के बारे में बताना, फैमिली प्लानिंग, लिटरेसी एंड एनवायरनमेंट, सैनिटेशन जो है, इस तरीके की काफ़ी सारी चीज़ों से ट्रेन किया जाता है, बताया जाता है, एनलाइटन करा जाता है। इट वर्क्स फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन एंड इनेबल देम टू टेक देयर ओन डिसीजन। देखिए काफ़ी ज़्यादा रूरल एरियाज़ में, इवन अगर हम सिटीज़ में भी बात करें, वुमेन को डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में बहुत ही हटा कर रखा जाता है। बट अन्नपूर्णा महिला मंडल यानी कि AMM जैसी ऑर्गेनाइजेशन सामने आती हैं और उनके वुमेन के राइट्स को बचाने के लिए और उनको उनके जो डिसीजन मेकिंग पावर है उसको बढ़ाने के लिए काम करते हैं। दिस ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो प्रमोट्स इंडिविजुअल एंड ग्रुप लीडरशिप एज वेल। नाउ द इंडियन वुमेन ऑर्गेनाइजेशन में अगर जब हम आगे बात करते हैं, द नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन इज ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक वुमेन ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएशन, जिसको कि AIDWA के नाम से भी जाना जाता है। इट इज ऑल्सो डोमिनेंट वुमेन ऑर्गेनाइजेशन विच इज एन इंडिपेंडेंट लेफ्ट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन। आपको यहाँ पर लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी देखने को मिलेगी, कमिटेड टू अचीविंग डेमोक्रेसी, इक्वालिटी एंड वुमेन्स इमेंसिपेशन। All the members of this association are from this all strata in the society regardless उनकी क्या क्लास है, किस कास्ट से वो बिलोंग करते हैं, किस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। और इसकी जो ऑर्गेनाइजेशनल प्रेजेंस है वो ऑलमोस्ट 22 स्टेट्स में है, यानी कि बहुत ज़्यादा है। ये 1981 में ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हुआ था एज अ नेशनल लेवल मास ऑर्गेनाइजेशन फॉर वुमेन, एंड दिस ऑर्गेनाइजेशन बिलीव्स इन द लिबरेशन ऑफ वुमेन इन इंडिया इज रिक्वायर्ड फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ फंडामेंटल सिस्टमिक चेंज। ऐसा ना हो कि एक बारी के अंदर सारी चीज़ें हो जाए, लेकिन एक सिस्टमैटिक चेंज की ज़रूरत है। इट अपहोल्ड्स सेक्युलर वैल्यूज एंड चैलेंजेस एंड रेजिस्ट कल्चरल प्रैक्टिसेस जिसमें कि वुमेन को डिमीन करा जाता है या उनको रोक कर रखा जाता है, एज फार एज देयर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इज कंसर्न, एज फार एज देयर सोशल स्टेटस इज कंसर्न। नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट वन इज द स्वाधीना, जिसको कहा जाता है सेल्फ स्टीम्ड वुमेन ऑर्गेनाइजेशन। ये भी एक अदर वुमेन ऑर्गेनाइजेशन है जिसको कि स्वाधीना सेल्फ स्टीम्ड वुमेन के नाम से भी जाना जाता है। इट वॉज फॉर्म्ड इन 1986 एंड इट इज प्रिंसिपली अ सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड ऑन एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, बेस्ड ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड राइट लाइवलीहुड मॉडल। स्वाधीना में बिलीव ये किया जाता है दैट द पॉजिटिव सोशल चेंज हैज़ अ डायरेक्ट इफेक्ट ऑन द लाइव्स ऑफ वुमेन। जैसे जैसे सोसाइटी में पॉजिटिव चेंज आएगा, सीधा चेंज वुमेन की लाइफ पर देखने को मिलेगा और उनका पार्टिसिपेशन भी इससे बढ़ेगा। In this organization, the organization members are active in 5 states across the country, and they are also present in the tribal districts of Singhbum in Jharkhand, Purulia and West Midnapur in West Bengal, Kanyakumari in Tamil Nadu, and Mayurbhanj in Odisha and East Champaran in Bihar. स्वाधीना को आपको इसका जो ईयर है जहाँ पर ये ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है ये ज़रूर पता होना चाहिए, बिकॉज आप जब इस ऑर्गेनाइजेशन को समझेंगे और ये कहाँ पर एक्टिव है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्रॉम ऑल्सो द एथिक्स पेपर पॉइंट ऑफ व्यू, प्लस इंटरनल सिक्योरिटी में कई बार आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि ट्राइबल वेलफेयर, वहाँ पर जहाँ पर ये ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स में काम करता है स्वाधीना को आप यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज UPSC हैज़ दिस हैबिट ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस एज फार एज द मेंस एग्जाम इज कंसर्न, जहाँ पर वो एक क्वेश्चन में ही आपसे 2 या 3 सब्जेक्ट्स को मिक्स करके आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, यानी कि ऐसा क्वेश्चन जिसमें वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में भी पूछा जाए, सोसाइटी के बारे में भी पूछा जाए, एथिक्स का भी उसमें टच हो, प्लस उसमें इंटरनल सिक्योरिटी की भी बात करी जा रही हो, ट्राइबल अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है, वुमेन जो कि ट्राइब्स में रहती हैं उनका एम्पावरमेंट किस तरीके से हो। तो ये 2-3 चीज़ें एक साथ पूछी जा सकती हैं एक क्वेश्चन की फॉर्म में, सो यू शुड रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स। नाउ द नेक्स्ट वन इज नेशनल अलायंस ऑफ वुमेन। नेशनल अलायंस फॉर वुमेन, द नेशनल अलायंस फॉर वुमेन इट इज़ अ नेशनल वेब ऑफ वुमेन, यानी कि आप इसको समझ सकते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इंडिया में बहुत अच्छे बड़े लेवल पर काम करता है। इट इज़ एफिलिएशन और मेंबरशिप विच इज़ ओपन टू ऑल लिबरल माइंडेड वुमेन ग्रुप्स एंड इंस्टीट्यूशन एंड NGOs। इसमें वुमेन वर्कर भी हैं, वुमेन यूनियंस भी हैं, इंडिविजुअल्स भी हैं। आप इसको समझ सकते हैं एक मेंबरशिप मॉडल पर ये काम करता है और इनका जो विजन है इट इज़ फोकसिंग ऑन द वुमेन एम्पावरमेंट एज वेल एज जेंडर इक्वालिटी। Now, as I told you earlier, this is the most important international organization exclusively for women empowerment list. आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं
एंड मेक श्योर आप इससे गो थ्रू होते रहें. अगर आपको कहीं भी न्यूज़ में या आर्टिकल्स में या मैगजीन्स में इफ़ यू आर एबल टू फाइंड एनी सच काइंड ऑफ रेफरेंस, आप उसे वहीं पर मार्क कीजिए, बिकॉज सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से रोल ऑफ वुमेन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. दिस वॉज ऑल फॉर टुडे. थैंक यू. Stay safe. Unacademy, let's crack it.